हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जैसे कि आप लोगों को पता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिनके बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी। अब इसमें सबसे पहला क्या है हमारा संयोजन अभिक्रिया, जिसके अंदर दो डेफिनेशन दी गई हैं। दो डेफिनेशन ये हैं, पहली है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर यह संयोग कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे सी, अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे C+O2 मिलकर क्या CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा, ये हो रहा संयोजन अभिक्रिया हो रही है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये संयोजन अभिक्रिया हो रही है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। दूसरी डेफिनेशन भी दे रखी है या, जैसे कि यहाँ लिख रखा है या, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन है जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं अभिकारक के बारे में, अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में भी आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर वही बात होगी, जैसे यहाँ पे भी बता रखा है इन्होंने कि A+B जोड़ेंगे तो बनता है क्या AB। ये क्या है, उत्पाद, ये क्या है, उत्पाद, और ये है अभिकारक। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये अभिकारक है और इनसे मिलकर क्या बनता है, इनसे मिलकर बनता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और ये बता रखा है इन्होंने कि इसे जोड़ेंगे तो ABCD इन सबको जोड़ने के बाद क्या हमें प्राप्त होता है, संयोजन। ये संयोजन अभिक्रिया है। और इंग्लिश में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी थोड़ा जान लेते हैं। 2 or more reactions combine to form a single product, यानी कि दो रिएक्शन यानी कि दो प्रोडक्ट के मिलने के बाद एक उत्पाद प्राप्त होता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको प्राप्त करना ऐसे ही प्राप्त करना होता है इसे। अब इन्होंने उदाहरण दे रखे हैं इधर, जैसे कि 2H2 यानी कि जल के बारे में दे रखा है। यहाँ जल को ऑक्सीजन से मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ हमें प्राप्त हुआ जल। ऑक्सीजन को जल से मिलाया तो जल का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे जल का निर्माण हो रहा है। यहाँ कोयले का दहन, दहन का मतलब आप समझ लीजिए, दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब क्या होता है, जलना। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है बोर्ड या फिर किसी भी कंपटीशन में ये आ जाता है कि बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है। ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये है बुझा हुआ चूना। इसका सूत्र हमेशा याद रखिए, ये वाला है इसका बुझा हुआ चूने का सूत्र, ध्यान रखिए। ये वाला ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, यही है बुझे हुए चूने का सूत्र। और आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने पहले से लिख रखा है कि बुझा हुआ चूना ये है और बिना बुझा हुआ चूना ये है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ऊष्मा से भी अभिक्रिया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि जहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है वही ऊष्मा से भी अभिक्रिया होती है। पर यहाँ पे जो किताबी भाषा में लिख रखा है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें क्या लिख रखा है पहले ये देखते हैं। ऊष्मा से भी अभिक्रिया यानी कि जहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि मतलब गर्मी, जहाँ पे गर्मी उत्पन्न हो रही है। अब देखिए ऊष्मा यहाँ लिख रखा है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यानी कि हम यहाँ या का लिखें, यहाँ पे उत्सर्जन का मतलब क्या है, उत्सर्जन का मतलब है यहाँ पर उत्पन्न होना। क्या है, उत्पन्न होना। तो ऊष्मा का यहाँ पे क्या मतलब है, ऊष्मा का यहाँ उत्पन्न होना। जब ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ही ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हम कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में आप समझ गए होंगे। यहाँ तक कि मेरे मन से तो यही लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है, यानी कि याद करने का मन नहीं कर रहा, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ऊष्मा का जब उत्पन्न हो रहा है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। और यहाँ उदाहरण दे रखे हैं, तो मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। यानी कि यहाँ मैथेन को ऑक्सीजन से मिलाया है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा, लास्ट में ऊष्मा जरूर लिखे मिलेगा आपको। देखिए इसमें भी ऊष्मा, इसमें भी ऊष्मा, यानी कि उत्पन्न, ये लिखा हुआ उत्पन्न, ये उत्पन्न जरूर होगी। यानी कि आप देखेंगे यहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, आप देख रहे हो, सब में देख लीजिए, सब में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ये देखिए इसमें भी सब में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ये ऊष्मा उत्पन्न होना जरूरी है, यानी कि जरूरी का मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में होता ही ऐसा है। तो यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होनी है, यानी कि मतलब ऊष्मा उत्पन्न होगी जरूर। यही इसका मतलब अभिक्रिया का मतलब अर्थ यही है कि जहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वही ऊष्मा अभिक्रिया होती है।
अब उष्मा शोषी यानी कि यहाँ नाम से ही पता लग रहा है कि शोषी का मतलब क्या है। शोषी का मतलब अवशोषित, यानी कि यहाँ पे भी लिखा हुआ देखिए शोषी अवशोषित, यानी कि जहाँ उष्मा अवशोषित हो रही हो तो वो क्या होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पे उष्मा शोषी अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, दोनों के बारे में। या कैल्शियम कार्बोनेट दोनों को जैसे गर्म किया जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को, तो हमें क्या प्राप्त होता है, Ca यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गर्म करने में प्राप्त होते हैं। तो अब ये हमारा ये आपको समझ में आ गया होगा उष्मा शोषी और उष्मा सेपी दोनों। अब वियोजन अभिक्रिया को हम, एक वियोजन होता है एक संयोजन होता है, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया यानी कि इनके नाम भी अलग अलग होते हैं दोस्तों, इनके नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वियोजन अभिक्रिया यानी कि अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया इन्हें बोलते हैं ऐसे। संयोजन को संकलन बोल देते हैं, वियोजन को अपघटन बोल देते हैं। ध्यान रखिए वियोजन और संयोजन दोनों मतलब यानी कि एक तरह से अलग अलग होते हैं, पर नाम अलग एक जैसा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे वियोजन लग जाता है और उसमें संयोजन लग जाता है, बस फर्क कितना होता है। अब यहाँ पढ़ेंगे हम ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक वियोजित यानी कि मतलब टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब जिसमें एकल अभिकारक, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पर ये बता रखा है इसमें ये एकल अभिकारक, यानी कि मतलब एक अभिकारक जो है, एक अभिकारक क्या कर रहा है, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों, यानी कि उत्पाद के बारे में बता चुका हूँ मैं, उत्पाद क्या होते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, वही क्या होते हैं, वियोजन अभिक्रिया होती है। यानी कि बहुत इजी था। अब यहाँ हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक अभिकारक है जो टूटकर, यानी कि जहाँ पर टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जो कि बहुत आसान है, अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर यह बता रखा है कि वियोजन जो अभिक्रिया होती है वो 3 प्रकार से होती है। संयोजन अभिक्रिया तो सिर्फ एक ही प्रकार से होती है, पर वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो 3 प्रकार से होती है। कितने? 3 प्रकार से। तो इसके बारे में भी हमें समझ लेना चाहिए कितने प्रकार से होती है। तो 3 प्रकार से होती है। एक होती है पहली उष्मीय वियोजन, एक क्या है, उष्मीय वियोजन, यानी कि जो उष्मा से होती हो, उष्मा से होने वाली वियोजन, यानी कि बता रहे हैं यहाँ उष्मा से होने वाली वियोजन। तो इसमें क्या होता है, FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट को जब उष्मा से गर्म, यानी कि उष्मा जब गर्म, इसमें उष्मा उत्पन्न होती है, यहाँ पर जब उष्मा उत्पन्न होती है तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड ऐसे ये तत्व बना देती है। आगे चलते हैं, प्रकाश से वियोजन, इसके बारे में, यानी कि जहाँ प्रकाश हो रहा है, यानी कि जहाँ प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश से वियोजन होता है, बहुत आसान है। यानी कि यहाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाश से वियोजन कहलाता है। ये बहुत आसान था। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो रही है, यहाँ सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग निकल गया है। यानी कि वियोजन का मतलब मैंने आपको बताया था, जब एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पादों, यानी कि 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वो क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब विद्युत वियोजन, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर बहुत आसान था क्योंकि यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके जैसे मैंने बताया था आपको कि वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ पर लिख रखा है, आपको देखा होगा, तो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि यानी कि जल को विद्युत अपघटन, यानी कि जल का कैसे विद्युत अपघटन होता है। तो यहाँ इनके बारे में समझना, जैसे जल है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई, यानी कि जल जा रहा है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देता हूँ। जैसे मैंने विद्युत धारा प्रवाहित करी तो इससे क्या होगा, इससे जो हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी और ऑक्सीजन अलग निकल जाएगी। ये देखिए हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई और इसे संतुलित किया गया है। ध्यान रखना, ये संतुलित के बारे में हम आगे पढ़ेंगे आपको। जल को जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन बाहर निकल गई है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन भी आएगा, द्विविस्थापन भी आएगा, आगे आगे पढ़ते जाएंगे हम। विस्थापन अभिक्रिया समझ लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है।
तो विस्थापन अभिक्रिया के जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील यानी कि कोई ऐसी अभिक्रिया है जिनमें अधिक क्रियाशील, ये नोटिस कर लीजिए, अधिक क्रियाशील यानी कि अधिक क्रियाशील का मतलब ताकतवर तत्व अपने से कम क्रियाशील यानी कि कम क्रियाशील, ये ध्यान रखिए, कम क्रियाशील तत्व यानी कि दुर्बल, ये दुर्बल है, दुर्बल को उसके यौगिक से विस्थापित यानी कि उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत आसान था इसके, और इसमें उदाहरण भी दे रखा है, उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण क्या दे रखा है, जब कॉपर को इससे सिल्वर क्लोरीन से मिलाया गया तो क्या प्राप्त हुआ, हमें कॉपर क्लोरीन प्राप्त हुआ और सिल्वर अलग हो गया। तो ये क्या था हमारा विस्थापन, यानी कि हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि इसमें अधिक क्रियाशील जो तत्व है कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो वही विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ ये बहुत नोटिस कर लीजिए, ये याद भी करना पड़ेगा आपको कि क्रियाशील तत्व कौन से हैं, कम क्रियाशील तत्व कौन से हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं बच्चों सक्रियता श्रेणी, इसे क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी, जिसे अध्याय 3 पेज नंबर 50 में आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी समझ लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्वि यानी कि द्वि का मतलब दो और विस्थापन का मतलब तो आपको मैंने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बता दिया था। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर दो या दो से अधिक आयनों का आदान प्रदान या ऐसी कुछ होता, आपस में आदान प्रदान होता है, उसे ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं इसमें, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो अलग अलग तत्वों या परमाणुओं के आयनों, यानी कि ये आयनों याद रखना, आयनों का आपस में आदान प्रदान, यानी कि ये क्वेश्चन ये भी उठा था कि आयनों का जो गलनांक है उच्च क्यों होता है, एक बार ये क्वेश्चन उठ गया था बोर्ड में, तो याद रखिए आपस में आदान प्रदान होता है, वही द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। यानी कि बहुत आसान था, अगर आपको बोलना चाहें तो आप यही बोल सकते हो कि जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है वही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। बहुत ईजी था। तो इसके आगे इन्होंने उदाहरण दे रखे हैं जहाँ सोडियम सल्फेट और या वगैरह वगैरह इनके लगा रखा है, यानी कि ये उदाहरण है, आप देख समझ सकते हैं इसे देखकर। और ये आ गया उपचयन और अपचयन, यानी कि यहाँ पूरा चैप्टर आप डिटेल में समझ सकते हो। ये पीडीएफ अगर आप मुझसे चाहते हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो कि आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए। तो यहाँ क्या ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, यहाँ से कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये रहा, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, ये हर बार पेपर में आता है। तो पहला है क्या, उपचयन एंड अपचयन। उपचयन और अपचयन याद रखिए। उपचयन का मतलब जहाँ ऑक्सीजन में क्या हो रहा हो, वृद्धि हो रही हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, बहुत आसान है। और अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का ह्रास होता है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि हाइड्रोजन वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि अभी हम पढ़ ही लेते हैं इसके बारे में। उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, इसे हम ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। निष्कासन का मतलब ह्रास भी लिख सकते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था उपचयन में होना क्या है, उपचयन के ऊपर हो रही है क्या, ऑक्सीजन हो रही है, ऑक्सीजन बढ़ रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत ईजी था, जैसे कि यहाँ बता रहे एग्जाम्पल देखा, C+O2 बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, यानी कि जब यहाँ पे दो अभिकारक आपस में संयोग करते हैं, संयोजन अभिक्रिया ऐसे है, बस अलग अलग है। इसका उदाहरण संयोजन अभिक्रिया भी जैसे दे सकते हो, जब कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ ऑक्सीजन को मिलाया गया, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो जब ये प्राप्त हुआ तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। देखिए CO2 O2 हो रहा है, नहीं हो रहा, यहाँ पर O2 हो गया, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो आगे देखते हैं। अब आ गया अपचयन।
जैसे कि मैंने अपचयन में बताया था आपको, अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का तो भैया वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो जैसे कि आपको यहाँ लिख रखा है कि ऑक्सीजन का निष्कासन, निष्कासन का मतलब ह्रास भी लिख सकते हो आप। ह्रास को ऐसे बोलते हैं कि वे कम हो रही है, ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑक्सीजन का निष्कासन एवं हाइड्रोजन का योग, यानी कि हाइड्रोजन का योग को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप ऐसे लिख सकते हो योग को कि वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हो रही है ऐसे भी लिख सकते हो, या बढ़ रही है। आप अपनी तरफ से बना के लिखिए, यूँ नहीं कि मतलब रट्टा ही मारना है। तो रिमूवल ऑफ O2 ये इंग्लिश में बता रखा है। उपचयन के बारे में और अपचयन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स, यहाँ पे उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं, वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं प्राप्त होती हैं, वही क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। आप लिख सकते हैं इस अभिक्रिया को, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत आसान था। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे निशान मैंने लगा रखा है पहले से, उपचयन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे उपचयन कैसे हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, देखिए, ठीक है। तो ये उपचयन हो गया। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे भैया अपचयन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन घट गई। तो भैया आसान है ना बहुत, आप समझ गए होंगे। अब आ गया दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। अब ये भी बहुत आसान है, समझ लेंगे तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसमें। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं। दैनिक जीवन में पहला पॉइंट, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए क्या है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्या है, संसारण। ये क्या हो रहा है, संसारण का मतलब होता है कि अब आप सोचिए संसारण क्या होता है, यानी कि संसारण में नष्ट होना या कोई चीज़ खराब होना, संसारण को से भी कह सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरेशन। जब कोई धातु जल, आर्द्रता, अम्ल, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत कमजोर होने लगती है अथवा वह संसारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। संसारित का मतलब होता है नष्ट होने लग जाती है या खराब होने लग जाती है, इसे ऐसे भी बोल सकते हो। पर इन्होंने असली नाम ये मत लिख के आना कभी भी वहाँ पर पेपर में कि खराब हो जाती है, नष्ट। आप ये लिखेंगे कि संसारित और संसारण, यानी कि ये ध्यान रखिएगा। जब कोई धातु, यानी कि मतलब धातु का समझ लीजिए, कोई भी धातु, लोहा ले लीजिए, जब जल, अम्ल, ऑक्सीजन आदि इनके संपर्क में, संपर्क का मतलब क्या है कि जब इनमें, यानी कि जल में अगर आप लोहे को डाल दो, यानी कि पानी में लोहे को डाल दोगे तो आपको पता लगेगा कि भैया कि जब लोहे पर तो जंग आ गई है, उसकी ऊपरी परत, यानी कि लिखा हुआ है यहाँ पर, उसकी ऊपरी परत में क्या हो जाता है, कमज़ोर होने लगती है। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ, ऊपरी परत कमज़ोर होने लगती है अतः वह संसारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। तो इसके बारे में आप समझ ही गए होंगे कि संसारण का मतलब क्या है, संसारण का मतलब क्या है। उदाहरण भी दे रखा है, पर इसमें उदाहरण वैसा है जैसे मैंने आपको थोड़ा सा सेम है, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। जैसे कि एक बता दें, जैसे कि मैंने बताया था, पानी में जब लोहे की वस्तु को डाला जाता है तो उसकी ऊपरी परत पर जंग लग जाती है, कमज़ोर हो जाती है। वो बहुत आसान है, आप इसे बिल्कुल भी मतलब हार्ड मत समझिए। बहुत से लोग रट्टा मारते हैं, याद करते हैं। रट्टा याद करने की कोशिश मत कीजिए, बस समझिए, कोई आपको बता रहा है आप उसे समझ लीजिए, बस खत्म, और वैसे लिख के आ जाइए, और कोई नॉवल नहीं है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। जैसे कि जो चांदी होती है, देखा हुआ, वो काली हो जाती है समय के अनुसार, यानी कि समय जैसे बढ़ता जाता है वो काली पड़ जाती है। तो क्यों, यानी काली क्यों पड़ जाती है, यानी कि वो इन चीज़ों के संपर्क में होती है। किस चीज़ के, धातु जो होती है जल के संपर्क में आती है, एक तो जल के संपर्क में, आर्द्रता के संपर्क में, अम्ल, ऑक्सीजन, इन सब के संपर्क में आने के बाद उस पर क्या हो जाता है, काली परत चढ़ जाती है। और तांबा यानी कि कॉपर, इसके ऊपरी हरी परत चढ़ जाती है। आगे आप उसके बारे में ही पढ़ेंगे कि इस पर परत चढ़ जाती है, इसका सूत्र क्या होता है कॉपर का, और इस पर परत चढ़ना। इसका सूत्र वैसे मेरे को याद है, इसका सूत्र होता है CuCO3। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉपर कार्बोनेट है। तो संसारण से बचाव करने के उपाय, यानी कि इससे बचने के उपाय क्या हैं।
यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हर बार पूछ लिया जाता है कि संसार से बचने के उपाय बताइए। तो इसमें बता रखा है क्या, पेंट या तेल लगाकर, मिश्र धातुएं बनाकर, आप ऐसे भी लिख सकते हो ग्रीस लगाकर, ऐसे भी ग्रीस लगाकर, ऐसे भी बोल सकते हो, पेंट लगाकर तो बता दिया। अब आ गया विकर्गंदिता। विकर्गंदिता बहुत ही आसान है, आप इससे ज़्यादा कठिन न मानिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो बाहर की चीज़ों यानी कि जो कोई चीज़ है उसे बाहर रख दिया जाता है, यानी खुली हवा में रख दिया जाता है, तो उसका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाती है। ये क्या होता है, इसमें जब वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं या तेलीय पदार्थ या ये सब क्या होता है बाहर रख दिए जाते हैं या फिर खुली हवा में रख दिए जाते हैं, इनका स्वाद और इनका गंध यानी कि अलग अलग हो जाती है। जैसे कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, यानी कि इसलिए भरी जाती है कि वो विकर्गंदिता ना हो पाए, यानी कि विकर्गंदिता के संपर्क में ना आ पाए। देखिए जब वसायुक्त यानी कि जो चिप्स होता है वो वसायुक्त होता है, ध्यान रखिए। तेलीय खाद्य सामग्री, भाई तेल से भी तो होते हैं पकौड़ी वगैरह ये, और सामग्री वायु के संपर्क में आती है तो उनका उपचयन हो जाता है। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन होने लगता है। उनके जो स्वाद है बदल जाता है और गंध भी बदल जाती है। इसे हम बोलते हैं कि बासी हो चुका है खाना, बोल देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृतगंधिता कहते हैं। बहुत आसान था, आप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। इसके रोकने को उपाय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आ जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नोटिस कर लीजिए क्योंकि बार बार आता है ये और हर बार पूछा जाता है। विकर्गंधिता, इसके रोकने को उपाय, वायु के स्थान पर N2 गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस, यानी कि मैंने बताया था कि चिप्स के पैकेटों में या कोई सी भी किसी पैकेट को अगर खाने में बचाया जाए, उसको विकर्गंधिता से बचाया जाए, तो उसमें कौन सी गैस डाली जाती है, उसमें डाली जाती है नाइट्रोजन गैस। तो बहुत आसान था। वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, यानी कि ऐसा कोई बर्तन लीजिए जिसमें वायु नहीं जा पाए, वायु रोधी का मतलब जो जिसमें हवा ना जा पाए, उसी में वो खाद्य सामग्री रखिए। बहुत आसान है। ये शीतलन द्वारा बता रखा है। शीतलन का मुझे पता नहीं, वैसे आपको अगर पता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। वायु से संपर्क तोड़कर, यानी कि अभी मैंने बताया कि वायु से संपर्क तोड़कर, ये तो ईजी है, जैसे कि इन दोनों का कार्य तो यही है कि वायु संपर्क में तोड़ना, यानी कि वायु रोधी बर्तन, यानी कि बर्तन में यानी कि जहाँ वायु ना जा पाए। तो वैसी बात है कि वायु से संपर्क तोड़कर, यानी कि वायु के संपर्क में ना आने दें, तो उसी से हम बचा सकते हैं। बस इतना ही था और बस इतनी वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रो। आप लाइक तो जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। इतनी मेहनत लगी है थोड़ी बहुत, ठीक है, ठीक है, दिल से कह रहा हूँ, लाइक जरूर कर देना, लाइक जरूर करना। ओके दोस्तों, तो आगे ऐसी वीडियो को लाने के लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि ऐसी और वीडियो लाएं, ऐसी वीडियो दोस्तों। ओके ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।